गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में प्रेमचंद के फटे जूते नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। आइए इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में अध्ययन कर लेते हैं। हरिशंकर जी का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गाँव में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की और एमए करने के बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया और अध्यापन के कार्य के बाद इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र लेखन की तरफ उन्मुख किया और इन्होंने वसुधा नामक एक पत्रिका का संपादन किया। इस तरह से 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज़, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि इनकी रचनाएं हैं। इस कहानी के माध्यम से, प्रेमचंद के फटे जूते नामक कहानी के माध्यम से लेखक ने आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। परसाई जी एक व्यंग्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, जाने माने व्यंग्यकार हैं। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते। लेकिन इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। लेखक कह रहा है कि प्रेमचंद जी का जो चित्र इस समय मेरे सामने है उसमें उन्होंने अपने पत्नी के साथ अपना फ़ोटो खिंचवाया है। उस समय उनके सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी उनकी पिचकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं और घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। कहने का मतलब है काफ़ी उम्र हो गई है उनकी बड़ी मूछें हैं चेहरे पर, उनके गाल पिचके हुए हैं, लेकिन उस पिचके गाल को छिपा रही हैं उनके चेहरे की बड़ी मूछें। अर्थात बड़ी बड़ी मूछों के और घनी मूछों के कारण उनका चेहरा जो है वो भरा हुआ दिखाई दे रहा है। उनके चेहरे की उभरी हुई हड्डियाँ छिपी हुई हैं उसमें। पाँव में वो कैनवास का जूता पहने हुए हैं, उसके फीते भी बेतरतीब बंधे हुए हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि लापरवाही से अगर हम जूतों का बंद का उपयोग करते हैं तो फीते के किनारों पर लगी हुई जो लोहे की पतली पट्टी होती है वह निकल जाती है, और जब लोहे की पट्टी निकल जाती है तो जूते के छेदों में हम बंद को फीते को आसानी से नहीं डाल पाते हैं, तो जैसे तैसे किसी तरह से फीतों को कसना पड़ता है। ठीक वही स्थिति प्रेमचंद जी के जूते की है। उन्होंने भी किसी तरह से वो बंद फीते के निकल गए हैं, जिससे किसी तरह से उन्होंने अपने पैरों में जूते को कस रखा है। लेखक कह रहा है कि उनके दाएं पैर का जूता तो ठीक है, लेकिन अगर हम बाएं पैर के जूते पर हमारा जब ध्यान गया तो मैंने देखा कि उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया था और उसमें से उनकी जो उंगली है वो बाहर निकल आई थी। मेरा ध्यान उनके पैर के उस बाएं जूते पर जाकर के टिक जाता है, स्थिर हो जाता है, क्योंकि मैं देखता हूँ उनके जूते से उनकी उंगली बाहर निकल रही है। लेखक कहता है कि जब मैं इस तरह प्रेमचंद जी को देखता हूँ, उनकी पोशाक को फ़ोटो खिंचवाने की देखता हूँ, तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर इनकी फ़ोटो खिंचवाने की पोशाक इस तरह की है तो इनकी पहनने की पोशाक, रोज़मर्रा पहनने की पोशाक कैसी होगी। क्योंकि फ़ोटो आदि ऐसी बातें होती हैं, जब लोग फ़ोटो आदि खिंचवाते हैं तो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो अस्थायी होता है और काफ़ी दिनों तक रहता है। कितने लोग उसको देखें इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं होता है, इसलिए लोग अच्छी पोशाकों में फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि जब इनकी फ़ोटो खिंचवाने की पोशाक ऐसी है तो इनकी पहनने की रोज़मर्रा की पोशाक कैसी होगी। लेकिन फिर लेखक कहता है कि मैं देखता हूँ कि शायद ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं होता है, यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खींच जाता है, अर्थात हमें उसी तरह का दिखाई देता है। इसके भीतर की जो भावनाएं होती हैं उसी तरह से ये बाहर से भी हमको दिखता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है।
साहित्यिक पुरखे कह रहा है, यानी जो साहित्य के हमारे पुरखे हैं उनमें प्रेमचंद भी हैं। क्योंकि प्रेमचंद कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और इन्होंने साहित्य को एक अमूल्य रत्न प्रदान किया है, अमूल्य निधियाँ दी हैं। साहित्य की इतनी इस तरह से सेवा की है कि शायद कोई साहित्यकार दूसरा ऐसा ना कर सके। इसीलिए इसको लेखक ने साहित्य पुरखे की संज्ञा दी है। कह रहा है कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य के पुरखे कि तुम्हारा जूता फटा है? प्रेमचंद जी, मैं आपके चेहरे की तरफ फ़ोटो में देख रहा हूँ, लेकिन जो आपका यह जूता फटा हुआ है जिससे आपकी उंगली बाहर दिख रही है, क्या आपका ध्यान इस तरफ है? अर्थात क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है कि हमारा जूता फटा हुआ है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? आप इस बात को सोचकर जरा सा भी लज्जा नहीं आ रही है आपको, जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे हैं? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? ये भी एक छिपाने की प्रथा है। अक्सर लोग कुछ इस तरह का कार्य करते हैं, अगर उनके पास इस तरह के अपने सामान नहीं होते हैं तो लोगों से मांग कर उधार ले लेते हैं। लेकिन चलिए मान लीजिए आप में मांगने का गुण नहीं, तो कम से कम आप अपनी धोती को थोड़ा सा नीचे कर लेते तो शायद आपका जूते का जो फटा हुआ हिस्सा है वह धोती के अंदर छिप जाता और आपकी यह निकली हुई जूते से उंगली दिखाई ना देती। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फिर भी आप इस फोटो में जो दिख रहे हैं बड़े बेपरवाह और विश्वसनीय दिख रहे हैं। जूता फटा है वो भी फोटो में दिख रहा है, उसको, उस छेद को, फटे हुए जूते को देखकर आपके मन में जरा सा भी संकोच या हिचकिचाहट नहीं है। आप तो बड़े विश्वास के साथ फोटो में दिख रहे हैं। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने भी मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। और फोटोग्राफर जो होता है जब वो फ़ोटो हमारे खींचता है तो अक्सर रेडी कह देता है ताकि आप तैयार हो जाएं। वो क्लिक करने वाला है, आपका फ़ोटो खींचने वाला है। तो वही लेखक कह रहा है जब उसने रेडी प्लीज कहा होगा तो आप भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने का प्रयास किए होंगे। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फ़ोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। और जब आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे होंगे उसी समय फ़ोटोग्राफर ने अपने कैमरे पर क्लिक किया होगा और थैंक यू कह कर आपकी फ़ोटो उसने ले ली होगी। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। लेखक कह रहा है लेकिन इस समय जो आपके चेहरे पर फ़ोटो खिंचवाते समय की मुस्कान दिख रही है वह आपकी पूरी मुस्कान नहीं है, अधूरी मुस्कान है। क्योंकि यह आपकी वास्तविक मुस्कान नहीं है। इसमें आपने समाज पर व्यंग किया है, समाज का उपहास किया आपने। ठीक ना? ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम पुनः आपके समक्ष इसके आगे के भागों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। बेल आइकन दबा दें जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वह वीडियो आपके पास पहुँचे। और अपने सिलेबस से संबंधित सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।